हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कंप्लीट पॉलिटी का एनालिसिस करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या एक बेहतर से बेहतर स्ट्रेटजी हो सकता है जिससे हम लोग एग्ज़ाम को क्लियर कर सके इजीली। और साथ ही साथ हम लोग इसका बुक लिस्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो पूरा वीडियो होने वाला है कम्प्लीटली डेडिकेटली होने वाला है CDS 1 2026 एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये जो कंप्लीट बैच है यूट्यूब बैच जो कि पहले से लॉन्च हो चुका है, उसी का एक पार्ट है जिसे हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कंप्लीट पॉलिटी को A to Z कैसे प्रिपेयर करना है, कितना वेटेज है, सिलेबस क्या है, क्या टॉपिक कवर करना है, हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है, चाहे CDS से रिलेटेड हो चाहे बैच से रिलेटेड हो, ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, अगर कोई भी डाउट हो, है ना, दोनों टेलीग्राम चैनल हैं जो कि एक CDS के लिए है, NDA के लिए है और एक CAPF के लिए है। तो हर चीज़ का इनिशिएटिव या फिर PDF क्लास नोट सब यहाँ पे अपडेट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोगों को स्टार्ट करना है इसका प्रिपरेशन पॉलिटी को। सबसे पहले वेटेज जानने से पहले ये जानो कि इसका सिलेबस क्या होता है। अगर इसका सिलेबस देखा जाओगे तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे पॉलिटी बोले हैं, लेकिन क्या आएगा, कौन से टॉपिक आएगा पॉलिटी में, ये चीज़ क्लियरली डिफाइन नहीं हुआ है ना। क्लियरली अगर इस चीज़ को देखा जाओगे तो डिफाइन यहाँ पे नहीं किए गए हैं। लेकिन हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो फिर हमें जो पुराना साल का क्वेश्चन पेपर है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बेस में हम लोगों को यहाँ पे कवर करना है पॉलिटी को। अब कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक को कवर करना है, कौन से छोड़ना है, ये कब पता चलेगा, जब हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पॉलिटी क्लास को जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हर एक टॉपिक का पता चल जाएगा कि ये टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसी टॉपिक को हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है। तो चलो फिर सिलेबस अब पता चल गया कि क्या है इसमें, क्योंकि सिलेबस में उतना ज़्यादा क्लियरली डिफाइन नहीं करके दिया हुआ है कि इसमें पॉलिटी में प्रीएम्बल आएगा, फंडामेंटल राइट आएगा, DPSP आएगा, है ना, या फिर ड्यूटीज़ आएगा, क्या आएगा, ये कुछ यहाँ पे डिफाइन नहीं है। लेकिन पुराना साल के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से पूरे यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। फिर इसका अगर वेटेज जानोगे कि कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हैं हर साल जो है पूछे जाते हो 13 से 17 के बीच जो है एवरी ईयर क्वेश्चन दे आस्क, ठीक है। और क्वेश्चन इतना भी ज़्यादा इजी नहीं होता और क्वेश्चन इतना भी ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने को क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। जब भी प्रिपरेशन करोगे, चाहे पॉलिटी का हो चाहे अदर सब्जेक्ट का हो, UPSC का जो एक स्टैंडर्ड लेवल होता है, ठीक है, जो UPSC CDS का जो लेवल है उस हिसाब से अपने को प्रिपेयर करते हुए चले जाना है। ना कि पढ़ रहे हो कुछ दूसरा, UPSC पूछ रहे हैं कुछ दूसरा, ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। अब पढ़ रहे हो, प्लान बनाए हो कि CDS क्रैक करना है तो CDS क्रैक करना है, ठीक है। बीच में छोड़ने का ये नहीं होना चाहिए कि आधा पढ़ लियो फिर नहीं हमसे नहीं हो रहा है छोड़ देते हैं, ऐसा सीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम बस वेस्ट होगा। अगर कर रहे हो तो ठीक से करना और नहीं कर रहे हो तो छोड़ सकते हो। क्लियर है क्या? लेकिन प्रिपेयर कर रहे हो तो पूरा प्लानिंग के साथ ज़ोरों शोरों से करोगे, ठीक है। चलो फिर अब नेक्स्ट जो बढ़ते हैं वो है बुक लिस्ट के ऊपर, कि क्या हमें बुक लिस्ट फॉलो करना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया क्या है और उसका वेटेज देख लिए। अब बुक लिस्ट कैसे फॉलो कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे दो तरह के कैंडिडेट हैं जो हम एज्यूम करके चलते हैं। एक कैंडिडेट ए है जो कि पूरा क्या है, बिगनर है, ठीक है, जिससे इसके बारे में कुछ नहीं पता, पहले कभी नहीं पढ़े हैं, है ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो ये कैंडिडेट हो गया। और सेकंड कैंडिडेट हो गया वो कैंडिडेट जो कि पहले से पढ़े हुए हैं, कुछ कारणवश उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, फिर दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो कैंडिडेट है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस कैंडिडेट के बारे में जो बिल्कुल बिगनर है। अगर आप बिगनर हो तो मोस्टली आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है कॉन्सेप्ट बिल्ड में, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में ध्यान दोगे? कॉन्सेप्ट बिल्ड में ध्यान दोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाओगे उतना ही ज़्यादा चांस है कि एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर देखोगे, पुराना साल के जब क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे तो वहाँ से क्लियरली समझ आएगा PYQ से कि किस टाइप के क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, है ना। क्या क्वेश्चन फैक्ट्स के बेस में आ रहा है? मैं हर लेक्चर में यही डिस्कस करता हूँ कि क्या क्वेश्चन फैक्ट्स में आ रहा है या क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये देखोगे कि जो क्वेश्चन है अभी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन रखा हुआ देखो यहाँ पे रखा है, ठीक है, डिस्कस करेंगे, पैटर्न को समझेंगे, पूरा डाइवर्सिटी को समझेंगे। लेकिन ये देखो कि क्या क्वेश्चन फैक्ट्स में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट में आ रहा है। तो जब एनालिसिस करोगे तो ये पाओगे क्वेश्चन जो है
कॉन्सेप्ट के बेस में भी आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि फैक्ट्स के बेस में आ रहे हैं कि एक स्टेटमेंट को दे दिए कॉन्सेप्ट में लेकिन सेकंड स्टेटमेंट को दे दिए फैक्ट्स में। अगर केवल कॉन्सेप्ट पढ़ के जा रहे हो और फैक्ट्स नहीं पढ़े हो तब भी वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर फैक्ट्स पढ़ के जा रहे हो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो तब भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी टॉपिक को पढ़ोगे उस टॉपिक को कैसे पढ़ोगे, उसका जितना भी फैक्ट्स हैं उसको कवर करोगे, साथ में उसका जितना भी कॉन्सेप्ट हैं जो नेसेसरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करते हुए चलोगे। इस साइड से क्या होगा, अगर ऐसे प्रिपेयर करते हुए चले जाते हो तो गारंटी है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन जब देखोगे तो उतना ज़्यादा टफ भी नहीं आता है ना। तो बिगनर हो भैया तो सबसे पहले यही काम करो कि सबसे पहले जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे सकते हो उतना ज़्यादा ध्यान दे लो। उसके बाद क्या करोगे कि एनसीईआरटी रीड करो, पहली बात। ठीक है, एनसीईआरटी रीड करो, एनसीईआरटी मस्ट है क्योंकि यहाँ से जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होने वाला है वो और कहीं से नहीं हो सकता। अगर डायरेक्टली मैं बोल दूँ कि डायरेक्ट जो लक्ष्मीकांत का पॉलिटी बुक है उसको कवर कर लो तो कर तो लोगे, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट कहाँ से बिल्ड करोगे। जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में पढ़ोगे वो कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा दिया रहेगा, जो बेसिक से बेसिक्स हैं। मैं किसका बात कर रहा हूँ, ए कैंडिडेट का बात करो जो बिल्कुल बिगिनर है। तो एक काम करो 6 से 12 एनसीईआरटी कवर करो, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा है ना, क्योंकि सब छोटे छोटे बुक हैं, ज़्यादा पेजेस भी नहीं है तो जल्दी कवर हो जाएगा। ये पूरा 6 to 12 एनसीईआरटी है। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी वो है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। अगर कुछ भी एनसीईआरटी को नहीं कवर कर रहे हो तो इसको एटलीस्ट कवर कर लेना, लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा अगर बिगनर हो तो पहले कॉन्सेप्ट में ध्यान दो लो। मैं बार बार इसी चीज़ को फोर्स कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हो, वो है एम लक्ष्मीकांत। हालांकि अगर बुक नहीं पढ़ना चाहते हो क्योंकि ये जो है बहुत लेंदी बुक है, बहुत मोटा बुक है, तो जो स्लाइड आएगा पूरा यूट्यूब बैच का उसको आप लोग क्या करना है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लो, क्योंकि ये सब चीज़ जो स्लाइड बनेगा पूरा A to Z CDS को पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, अगर ना हो तो जब पढ़ाएंगे जो स्लाइड आएगा तो उसको एक बार कंसीडर कर लेना, हर चीज़ वहाँ पे स्लाइड में मिल जाएगा। क्लियर है क्या, पूरा डाइवर्सिटी के साथ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अगर बुक फॉलो नहीं करना चाहते हो तो पीपीटी जो आएगा या फिर उसका पूरा PDF बना के दे देंगे, उसको सॉल्व कर लो, जो इसको रिवाइज करना है बार बार फिर। लेकिन जो मस्ट काम जो करना है वो है एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक है, इतना क्लियर है क्या। अब उस कैंडिडेट का बात करते हैं जो कि दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिन्होंने क्या है एग्ज़ाम दे चुके हैं, उसको पता है कि CDS एग्ज़ाम क्या होता है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको पता है। तो उसको क्या करना है, अगर हो सके तो पूरा स्लाइड को एक बार देख लेना, मतलब जो यूट्यूब में जो बैच चलेगा, क्लासेस हो गए रेगुलर, तो उसका लेक्चर देख लो या फिर उसका PPT को पूरा रिवाइज करते चलो। ये एक मेथड है। अगर हो सके तो, अगर लग रहा है कि मेरा भी कॉन्सेप्ट है उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए, तो एक बार एनसीईआरटी को रिफ़र कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन को देखोगे यहाँ पे रखा हुआ है, इस क्वेश्चन को सब देखोगे तो ये पता चलेगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं कि सभी क्वेश्चन पूरा जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं, कई क्वेश्चन फैक्ट्स में हैं, कई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में हैं। तो ये सब पढ़ोगे तो क्लियरली समझ आएगा। और कॉन्सेप्ट बेस्ड जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट होता है पता है, जियोग्राफी हो गया, जियोग्राफी हो गया, फिर इकोनॉमी हो गया। ये सब सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट भर भर के पढ़ते हैं, है ना। साइक्लोन के बारे में पूछ दिया, चलो इसको हम लोग क्या करते हैं कि जब इसका प्रॉपर जो वो आएगा, वीडियो आएगा, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे, अभी इसको रहने देते हैं। चलो इसको पढ़ते हैं, इसको हम लोग कवर करते हैं। बेसिकली इतना तक समझ आ गया कि दो तरह के कैंडिडेट हैं, कैसे पढ़ना है। चलो अब क्या है, थोड़ा क्वेश्चन एनालाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्या है कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और अच्छे से इसका, और क्या अपने को करना है, क्या चीज़ नेगलेक्ट करना है, हर चीज़ अभी आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन समझते हैं और इसका डाइवर्सिटी को समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन है, ये 2024 का क्वेश्चन 224 का। इस पर आर्टिकल 371G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेशल प्रोविजन हैज़ बीन मेड विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ मिजोरम अकॉर्डिंग नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शैल अप्लाई ऑन अ सर्टेन मैटर अनलेस द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मिजोरम सो डिसाइडेड बाय रिजोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज नॉट कवर अंडर द आर्टिकल। ये तो डायरेक्ट फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है,
फैक्ट्स के साथ इसमें कॉन्सेप्ट भी लगेगा अगर ध्यान से देखोगे तो। कैसे कि ये आर्टिकल सबसे पहले तो पता होना चाहिए और इस आर्टिकल का जो डिस्क्रिप्टिव है कि इस आर्टिकल क्या बोला गया है ये पता होना चाहिए, तब ये कहीं जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने नहीं आए, जस्ट मैं डाइवर्सिटी बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब देखो इसमें जस्ट अगर सेक्शन 377 पता है या फिर इंडियन पिनल कोड पता है तो इसको सॉल्व कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। इसके लिए थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी समझोगे और किसको चैलेंज किया हुआ है, चैलेंज किसको किया हुआ है कब समझ पाओगे, जब थोड़ा डीप में अंडरस्टैंडिंग करोगे। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो सिविल सर्विस में क्वेश्चन आता है, जो सिविल सर्विस में जिस लेवल का पढ़ाई होता है उस लेवल का पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने को मॉडरेट लेवल चल के मॉडरेट लेवल अपने को बैलेंस करके चलना है, मेंटेन करके चलना है, ना कि एकदम लोअर पढ़ के चलोगे जिससे क्लियर ही ना हो, और ना ही एकदम हाई पढ़ना है जिससे उस लेवल का क्वेश्चन ही ना पूछे। समझ रहे हो? तो थोड़ा मेंटेन करके चलोगे। अब ये जैसे कि फैक्ट्स बेस पे क्वेश्चन है कि 15 लोकसभा, 16 लोकसभा, 13 लोकसभा, तो ये स्पीकर कौन रहा है, तो ये क्या है? फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसको देखो तो थोड़ा 69 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैबिनेट मिशन आर करेक्ट। कौन सा सही है और कौन सा गलत है यहाँ पे ये देखना है। तो इट वाज सेंट टू इंडिया इन 1946 टू नेगोशिएट द ट्रांसफर ऑफ पावर विद द इंडियन लीडर। फिर इट प्रपोज अ 2-tier फेडरल प्लान वाइल conceding the largest measure of regional autonomy. There was to be a federation of provinces and state alongside two federal central. The individual provinces were allowed to form regional union which they could surrender some of their power by mutual agreement. अब बताओ ये क्या फैक्ट्स बेस्ड है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड है? अगर फैक्ट्स पढ़े रहोगे तो इसको सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पा रहोगे। फैक्ट्स में क्या कवर होगा कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आया है, कैबिनेट मिशन प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है, बस इतना पढ़ोगे। लेकिन पूरा ये तो पूरा डीप में पूछा हुआ है, इसको कैसे करोगे? तो जब इसके अंदर का जितना भी सब्जेक्टिव पोर्शन है, कॉन्सेप्चुअल है, ये सब पढ़ोगे तो फिर ज़्यादा समझ आएगा। कॉन्सेप्ट मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी, इन सब्जेक्ट के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है। जब क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट बेस में तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट लगता है और अच्छा खासा कॉन्सेप्ट लगता है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि कॉन्सेप्ट में ज़्यादा ध्यान दो। ये देखो फिर द रंगाराजन कमिटी मेथोडोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इनकॉर्पोरेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो पॉवर्टी लाइन सबसे पहले पता होना चाहिए और एक कमिटी पता होना चाहिए, और इसके अंदर जितना भी सब्जेक्टिव चीज़ है ये सब अपने को पता होना चाहिए, तब कहीं जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। कि यहाँ पे फूड कंपोनेंट को रखते हैं कि नॉर्मेटिव लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर इसेंशियल नॉन फूड आइटम को रख रहे हैं, या फिर बिहेवियर डिटरमाइन एक्सपेंडिचर फॉर अदर नॉन फूड आइटम को रख रहे हैं। तो किसको इंक्लूड किए हैं पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए, किसको इंक्लूड नहीं किए हैं, ये सब का पता चलेगा जब उस टॉपिक को पढ़ोगे। और ऊपर लेवल में मत पढ़ना, थोड़ा डीप में सब्जेक्टिव हो के पढ़ना, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो उसको पढ़ना। बाकी ये YT बैच है, यूट्यूब बैच है, यहाँ पे कंप्लीट हो ही जाएगा। फिर नेक्स्ट ये जो है क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन लिए हुए हैं। देखो कि थ्रू दी 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंसर्टेड इनटू इट्स प्रीएम्बल। किसको यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है देखो। तो इसके बारे में मेरा बोलने का मतलब यही है कि कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट्स को भी ध्यान दो। जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ के जा रहे हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और न ही जस्ट फैक्ट्स पढ़ के जा रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी पॉइंट उठा रहे हो, कोई भी टॉपिक उठा रहे हो तो अच्छे से स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो के, ठीक है, अच्छे से उसको कवर करते हुए चले जाना है। क्लियर? कोई भी डाउट रह जाता है, चाहे गाइडेंस हो, कुछ भी से रिलेटेड, तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। क्लियर है क्या? तो सेम कॉन्सेप्ट में ये भी है ना, जो 7 शेड्यूल है जिसमें से पावर डिसाइडेड है। समझ आया? तो ये तरीका है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको समझाने का। इस लेवल का क्वेश्चन आता है, देख लो, ठीक है। आप पढ़े रहोगे तो फिर क्लियर बना लोगे, ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला कॉन्सेप्ट जो है कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं पॉलिटी को, स्पेशली यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पॉलिटी का।
तो कैसे, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, इसमें मैं कई बार बोल चुका हूँ, कॉन्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। फिर एनालाइज करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, ठीक है, क्योंकि जब तक पुराना साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज नहीं करोगे तब तक यही तो पता नहीं चल पाएगा कि कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किस डाइवर्सिफाई होके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको पिलर मान सकते हो अपने एग्जाम का, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ोगे, ठीक है, कितना डेप्थ पढ़ोगे, कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ये कहाँ से समझ आएगा। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जब PYQ एनालिसिस करोगे तब वहाँ से क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, प्रायोरिटाइज करोगे की एरिया को। जैसे कि पॉलिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछ ले, है ना, फिर फंडामेंटल राइट हो गया, फिर फंडामेंटल जो DPSP होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हो गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, इसमें भी सब टॉपिक हैं। तो ये सबको कवर करोगे, मतलब जो ये की प्रायोरिटी एरिया है उसको कवर करके हो यहाँ पे चलना है, समझ रहे हो। तो ये जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कवर हो जाएगा, बैच में कवर हो जाएगा, क्लासेस जब शेड्यूल होगा रेगुलर, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाला है इसका, इसके बाद पूरा कवर हो जाएगा। तो प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसको ज़्यादा ध्यान दो, और जिसमें कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे, पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, तो उसको पढ़ के क्या करोगे, समझ रहे हो। अगर उसको हल्का से, अगर जस्ट 1 लाइन अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, खुदा न खास अगर पूछ लिया जाए, इस रेस्पेक्ट से देखना है, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा डीप में घुस के नहीं पढ़ना जैसे कि फंडामेंटल राइट को पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन बनते हो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। पूछेंगे कि नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट जो है कौन सा जो है सस्पेंड किए करते हैं, कौन सा सस्पेंड नहीं करते। अगर नेशनल इमरजेंसी लग गया तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा। कब लगेगा लॉजिक, कॉन्सेप्ट पढ़े रहोगे तो इस तरीक़े से कुछ की एरिया है जो हम लोग यूट्यूब बैच में तो कवर करेंगे, तो वहीं से पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला जो है वो है मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट कैसे दोगे, एक चीज़ सबसे पहले आगे लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहीं पे बता रहा हूँ। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, सपोज करो मैं फंडामेंटल राइट जो चैप्टर है इसको अभी कवर कर दे रहा हूँ, कवर हो गया फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसके बाद कवर होने के बाद क्या करोगे, इसका जस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट दो। जैसे कि मैं कराता हूँ, जैसे कि CAPF हो गया, इसमें अभी से क्या है रनिंग है, तो उसमें देखोगे कि पहले कोई भी टॉपिक में कराया, फंडामेंटल राइट टॉपिक कवर करा दिया, उसके अगला जो लेक्चर मिलेगा वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, और वो जो MCQ बेस रहेगा वो ऐसा MCQ रहेगा जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और इसी पैटर्न में क्वेश्चन बनते हैं उस हिसाब से। तो जब इसके बेस में, फंडामेंटल राइट के बेस में जब टेस्ट दोगे तो जो भी थ्योरी पढ़े रहोगे वो रिवाइज होगा, वो हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन जो थ्योरी पढ़े उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, फंडामेंटल राइट पढ़ने के बाद ऑप्शन तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे हो, ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके कंसीडर करके चलना है, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर पढ़ो, है ना, फंडामेंटल राइट का एग्जांपल दिया हूँ, कोई भी चैप्टर पढ़ो तो मेक श्योर कर लो कि उसके बाद एक टेस्ट लगा लो, चाहे 5 ही क्वेश्चन लगाओ, 10 ही क्वेश्चन लगाओ, लेकिन टेस्ट लगाओ। फिर उसके बाद मंथली हो गया, वीकली हो गया, जितना भी मॉक टेस्ट लगाना चाहो अपने हिसाब से लगा सकते हो, इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन एडवाइस यही रहेगा कि चैप्टर वाइज अगर लगाते चले जाओगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और लगाओगे मॉक टेस्ट तो ऐसे क्वेश्चन लगाना जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, है ना। जो वनडे एग्ज़ाम होता है बाकी की तरफ, जैसे SSC हो गया, उसके तरफ मत चले जाना, क्योंकि उसमें ज़्यादा फैक्ट्स पूछे जाते हैं, और इस क्वेश्चन में CDS में फैक्ट्स के साथ कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, पूरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो उस हिसाब से मॉक टेस्ट लगाना, इधर उधर का नहीं लगाना। क्लियर है। देखो फिर एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट वो है कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंसिस्टेंसी है तभी सिलेबस कवर कर पाओगे, और जब सिलेबस कवर कर पाओगे तभी एग्ज़ाम ठीक से दे पाओगे, और एग्ज़ाम ठीक से दोगे तभी मेरिट में नाम आ पाएगा। तो कंसिस्टेंसी कई तरीक़े से लिंक हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पूरा आपका जो पाथ है कि कवर होगा, क्रैक होगा, नहीं होगा, सब यही डिफाइन कर देगा कि कितना कंसिस्टेंसी हो, कि एक दिन पढ़ रहे हो कि 2 दिन छोड़ रहे हो फिर अगले दिन स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा मत करना। मेक श्योर करना कि थोड़ा कंसिस्टेंट रहो, है ना, रेगुलर पढ़ो, डेली पढ़ो,
और प्लान के साथ पढ़ना है, ठीक है। प्लान बनाओ, प्लान के साथ पढ़ो, चाहे नाइट में बना लो, मॉर्निंग में बना लो कि इस दिन में मेरे को इतना इतना करना है, तो उतना प्लान बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, पूरा स्टडी प्लान करो। फिर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है, ये बता चुका हूँ। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना मिनिमम रिसोर्स रख सकते हो उतना ज़्यादा मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हो। मिनिमम रिसोर्स रखना, क्योंकि आप लोग ये सोच के चलो कि एग्ज़ाम है ना, मान लो एग्ज़ाम के दिन के सोचो और उसके 1-2 दिन पहले का सोचो, और उस स्थिति को देखो कि सपोज़ करोगे मेरे पास इतना सारा पढ़ने का है कि मैं उसको रिवाइज़ कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अल्टीमेट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अल्टीमेट जब एग्ज़ाम आएगा पास में, तो क्या मैक्सिमम जो रखे हो बुक्स को कलेक्ट करके उसको रिवाइज़ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एग्ज़ाम को सोचो, एग्ज़ाम को सोच के यहाँ पे तैयारी करो, और जितना मिनिमम रख सकते हो उतना रख के मैक्सिमम रिवाइज़ करो, क्योंकि अल्टीमेट जो काम आएगा वो रिवीजन ही काम आएगा। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब बैठोगे तो प्रेशर इतना रहता है कि सब चीज़ क्या है, भूलो टाइप लगता है, और हल्का सा क्वेश्चन ट्रिकी आया, वही क्वेश्चन को अगर घुमा दिया तो फिर वहाँ पे घूम जाओगे, ठीक है। तो तैयारी ऐसे करो कि मिनिमम रिसोर्स रख सके, मैक्सिमम रिवाइज़ कर सको। चाहे रिवाइज़ कैसे करोगे, रिवाइज़ ऐसे कर सकते हो, या फिर टेस्ट दे के रिवाइज़ कर सकते हो, है ना, या फिर मॉक टेस्ट दे के रिवाइज़ कर सकते हो। तो कई मेथड है रिवाइज़ करने का, इस तरीके से क्या है रिवाइज़ कर सकते हो। क्लियर है क्या। तो इस चीज़ को याद रखना, मिनिमम रिसोर्स के साथ हम लोग मैक्सिमम यहाँ पे रिवाइज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो रहा पूरा डिटेल्ड पॉलिटी का एनालिसिस, क्या सब्जेक्ट हैं, क्या स्ट्रेटजी है, क्या बुक लिस्ट हमें फॉलो करना चाहिए। बाकी तो यूट्यूब बैच हैं जिसमें कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, पूरा चैप्टर को, पूरा सब्जेक्ट को यहाँ पे फिनिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।